विवेक, आज एक बड़ी मीटिंग थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की INDIA की और दिल्ली में यह मीटिंग होनी थी। कौन गया नहीं गया इसकी रूपरेखा पहले से तय थी। तकरीबन 12 लोग उसमें शामिल थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप इस कमेटी में रहेंगे और इसकी मीटिंग आज से शुरू होगी। सीट शेयरिंग की बात पर इसलिए ज्यादा जोर था क्योंकि इसके पहले मुंबई वाली मीटिंग में लालू प्रसाद ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार जोर देकर कहा था कि भाई अगली जो बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग पर बात होगी। लेकिन जब भी यह सवाल INDIA के लोगों से पूछा जाता है तो एक खामोशी सी छा जाती है, यानी कि बात नहीं बनी। आज जो कुछ भी हुआ सो हुआ। उस बैठक में मुख्य तौर पर यह बात सामने नहीं आई कि सीट को लेकर भी कोई बात हुई हो। एक हमारे साथ आज जो मेहमानों की टोली है उनकी बात कराते हैं। डॉक्टर योगेंद्र पासवान प्रवक्ता BJP से हमारे साथ, अभिषेक झा प्रवक्ता JDU से हैं, ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता RJD से और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले अभिषेक झा प्रवक्ता JDU के पास चलते हैं, उसके बाद ऋषि मिश्रा जी के पास। अभिषेक झा, आज सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई और अभी तक खामोशी है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि सुशील कुमार मोदी का जो बयान आ रहा है वो कह रहे हैं कि कुछ भी अंत तक फाइनल नहीं हो पाएगा और BJP लगातार सवाल खड़े कर रही है क्योंकि आमने सामने की जब लड़ाई है तो सामने वाला जरूर ये आपको ये पूछने की कोशिश करता है और जताने की भी कोशिश करता है कि आप तैयार नहीं हैं और एक परसेप्शन जो है वो जनता के बीच में क्रिएट होता है। हम इस तरह बताइए, क्या तैयारी है और क्या किसी निष्कर्ष पर अब तक पहुंच पाए हैं या नहीं? हमेशा तैयार रहा जाता है और इस फिलॉसफी पर हम लोग काम करते हैं। ये तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो हमेशा कहा करते थे कि इतने विपक्ष के नेता एक टेबल पर बैठ ही नहीं सकते हैं, बातें ही नहीं कर सकते हैं, मुंह घुमा लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रंग लाया और सबका सहयोग मिला। पटना से यह कारवां चला और आपने देखा कि बेंगलुरु और मुंबई की बैठक जब हुई तो नाम भी तय हुआ और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि हर किसी की इतनी पैनी नजर हमारी एक एक मीटिंग पर है कि किस मीटिंग में क्या हो रहा है। इससे साफ तौर पर दिखता है कि चाहे वो मीडिया का महकमा हो या फिर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कितना बेचैन है और चाहते हैं कि कैसे इसमें नुक्स निकाला जाए, दाएं से नहीं तो बाएं से। अरे भाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, बैठकों का दौर चलेगा और कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं कि सब लोग एक साथ बैठे और पहले ही दिन हमने एकदम तय ही कर दिया कि हमारे यहां सारे फैसले हो चुके हैं, अब अगली मीटिंग में सिर्फ चाय पीना। ऐसा तो होता नहीं। सीरीज वाइज मीटिंग होनी है, हर मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और एक निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। हमारे पास पर्याप्त समय है। सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और ये तय करें। आप कह रहे हैं पर्याप्त समय है। नीतीश कुमार जी ने जब ये कहा था या जब वो इस बात के को कहते थे तो उसका मतलब यही होता था कि विपक्ष के सभी दलों को मिलकर एक गठबंधन बना लेना चाहिए और उसमें नीतीश कुमार जी का जो प्रयास रहा वो एकदम बखूबी रहा और अंत तक आपने देखा कि किस तरह से एक व्यापक गठबंधन बन चुका है। लेकिन हमारी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो टाइम फ्रेम में डिवाइडेड होगी। लोकसभा के चुनाव में अभी कुछ महीनों का समय और लगातार काम चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मीडिया के साथियों ने सवाल पूछ दिया, BJP के सुशील कुमार मोदी जी ने कह दिया कि भाई सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। आपसे पूछकर तो होगा नहीं, आपके हिसाब से तो हम बैठ ही नहीं सकते थे। तो चीजें आगे बढ़ेंगी और बहुत बखूबी आगे बढ़ेंगी। इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देख लीजिएगा, पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे। ऋषि मिश्र जी, हमें जरा ये बताइए कि लालू प्रसाद ने बड़े ही जोरदार तरीके से कहा था कि अगली मीटिंग जब होगी तो सीट शेयरिंग पर बात होगी। 2 बार उन्होंने कहा था। तो ये जो बैठक हो रही थी तो हमें लगा कि यहाँ पर बैठक में कुछ बात निकल कर आएगी क्योंकि एक रूपरेखा तैयार होती है। क्योंकि ठीक है, 1:1 का फॉर्मूला तो तय कर दिया, सामने वाला एक, हम सबका एक, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या बलिदान की बात हो रही है, नुकसान की बात हो रही है, फिर भी एक मजबूती की बात बड़ा अच्छा लगता है विवेक जी, सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इंडिया के बारे में इतना चिंतित हैं। देखिए, फ्लैशबैक में अगर हम चले जाएं जी, 1 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल ने साबित कर दिया कि मिल के सरकार कैसे चलाई जाती है और लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। हमने 2022 में जब हम जनता दल यू के साथ सरकार में आए थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के सेट कर दिया, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, कि कैसे 2 अलग अलग पार्टी मिलके सरकार चला सकते हैं और बखूबी चला सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। और हम आगे बढ़े। 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने मित्र हैं, मीडिया के साथ ही हमारे जितने लोग हैं,
अरे ये लोग कैसे बैठेगा, एक जगह बैठ नहीं सकता है, लेफ्ट वहां है, राइट वहां है, सेंटर वहां है, हम लोग साथ आए, अगली मीटिंग हुई, अरे उस मीटिंग में तो कुछ नहीं हुआ, हमने नाम तय किया, कार्यक्रम तय हो गए, अब धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग हो रहा है, सब फैसला होगा। अब आज के दिन में भी बहस हुई होगी, बातें हुई होंगी। अब हर एक चीज मीडिया के सामने हर रोज जो हम आज बैठ रहे हैं, अगर ये आपके स्टूडियो से निकल के हम जाएंगे, अभिषेक और हम बैठ के बात करेंगे, किसी सीट पर मंथन करेंगे, तो हर एक चीज आपको आकर नहीं ना बताएंगे कि विवेक जी आज हमने इस बात पे फैसला कर लिया है। होने दीजिए, इंडिया अलायंस बनेगा, मुद्दों की राजनीति होगी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे 9 वर्षों से देश को धोखा दिया है, एक भी काम नहीं किया है, हम इनको एक्सपोज करके रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उसके बाद हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार, जरा ये बताइए, सीट शेयरिंग पर बात अभी तक नहीं हो पाई है, और अगर हुई भी होगी, जैसा कि ऋषि मिश्र बता रहे हैं, तो आपको थोड़ी ना बताएंगे, मीडिया में आकर हल्ला थोड़ी ना करेंगे, काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से सामने आएंगे और बस एक धमाका होगा। हमारा ये ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। हमारा ये कहना है कि क्या ये खामोशी उस परसेप्शन को और भी हावी होने का मौका देती है जो बीजेपी कर रही है, या बीजेपी जिस माहौल को बनाना चाहती है, जिसमें यह है कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आपके पास सीबीआई, ईडी और ये सब तमाम छापे ये बताते हैं कि आप बहुत ही कमज़ोर हैं और बराबर इन चीज़ों से आहत हैं। दूसरी चीज़, एक छवि की बात है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ये परसेप्शन यूं ही क्रिएट नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे कुछ आधार भी हैं। हमें ज़रा ये बताइए, आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के इंडिया के ही लोग बोल रहे थे, जो गठबंधन बना था, कि बहुत जल्दी ही हम इस फॉर्मूले को ये कर लेंगे, और नीतीश कुमार जी ने जो आशंका जाहिर की है कि बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है या समय से पहले चुनाव हो जाएगा। तो सीट शेयरिंग ठीक है, आपका मामला है, आप इसको पब्लिक डोमेन में लाइए नहीं लाइए, लेकिन कोई फॉर्मूले पर तो बात हो जाए। मुंबई की बैठक में होने वाली थी, और मुंबई के बैठक में चीज़ें तय हुई थी कि विनिंग और रनिंग के आधार पर, रनर के आधार पर हम सीट शेयरिंग कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, इस आधार पर तो हम तैयार नहीं हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने किनारे कर लिया अपने को। इस बार भी जो स्थिति बनी है जी, 3 दिन पहले देवघर में लालू प्रसाद जी ने क्या कहा, पूछा गया कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि हाँ जल्दी ही इसके बारे में हम आपको पता चल जाएगा, बता देंगे। अगले दिन ललन बाबू ने कहा कि सारी योग्यता, सारी क्षमता से भरे हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और प्रधानमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। भीष्म सहनी जो इनके एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि हम प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। भाई, पक्ष क्या जानना चाहता है वो छोड़ दीजिए कि वो सत्ता क्या चाहती है आपसे, लेकिन आप जितना जल्दी फॉर्मूला तय कर लेंगे, केसी त्यागी जी ही आकर के बता दिए थे ना कि हम हर एक एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ एक सर्वसम्मति से उम्मीदवार देंगे। तो एक रुचि तो सबको रहेगी कि वो सर्वसम्मति का उम्मीदवार अगर पहले तय हो जाएगा तो जनता आपके पीछे गोलबंद होगी, और लगेगा कि हाँ, मुद्दों के आधार पर तो ये लड़ेंगे ही, उनको मात देंगे ही, जिसके लिए आपने तय किया है कि हम 4 बड़ी रैलियां करेंगे और महंगाई और बेरोजगारी पर सत्ता को घेरेंगे। सीट पर भी अगर चीजें तय हो जाती हैं कि हाँ, लगता था लोगों को कि हम एक सीट फॉर्मूला पर जाकर के उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, अगर सीट पर भी कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती तो थोड़ा बिहार देश की जनता को तो ये लगेगा कि हाँ, इन्होंने सीट का भी फॉर्मूला तय कर लिया है और अब लगता है कि सीधे बीजेपी को चुनौती देंगे। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। मैं एक छोटा उदाहरण बिहार का दे देता हूं। 19 सीटों पर लोकसभा में दूसरे पोजीशन पर रही है आरजेडी। वो दावा कर रही है अपने तरीके से, जहां हम रनर रहे हैं वहां हमारी दावेदारी है। 16 सीटें जीत गई हैं जेडीयू, वो कह रही है कि सीटिंग सीटें तो हमारे पक्ष में होनी चाहिए। क्या चीजें इस तरह से हो जाएगी? कांग्रेस कह रही है कि हमको 10 चाहिए, सीपीआईएमएल कह रही है कि हमको 6 चाहिए। हमारा स्ट्राइक रेट देख लीजिए। वामपंथी सीपीआई और सीपीएम कह रही है कि हम तो 2 से कम में मानेंगे नहीं। एक सवाल है, इस सवाल का जवाब तो आप ही को देना होगा। ठीक है, आपने गठबंधन बना लिया, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसलिए जानना चाहती है कि जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, जिनको आप हराने जा रहे हैं, जिनको सत्ता से विस्थापित करने जा रहे हैं, क्या वो फॉर्मूला जो सबसे जरूरी है, बैठके तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी तरफ चाहते हैं डॉक्टर संजय। हाँ ऋषि जी। संजय जी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। आप इंडिया अलायंस के बारे में इतना चिंतित हैं, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है।
क्या एनडीए अलायंस में सीट फाइनल हो चुका है? क्या लोजपा को कितना सीट मिलना है पता है? उसके बारे में हम क्यों नहीं चर्चा करते? देखिए, बेसिक डिफरेंस एनडीए, सर एक सेकंड, बेसिक डिफरेंस एनडीए और इंडिया अलायंस में यह है कि इंडिया अलायंस में जो भी पार्टियां हैं मजबूत पार्टियां हैं, जमीन की पार्टियां हैं। एनडीए क्या है? एनडीए में एक नेता जो बोलना है बोल दिया, तुम जाओ 4 पे लड़ो, तुम जाओ 2 पे लड़ो, फाइनल। यहां पे तो जो भी पार्टियां साथ में है मजबूत है, जमीन पर मजबूत है, इसलिए बैठ रहे हैं, समय लगेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो आप सवाल हमसे करें, जरा भाजपा से पूछिए कि आपने नहीं पूछेंगे, पहले सुन लीजिए डॉक्टर संजय को, सुन लीजिए। आपने पारस जी को अब तो पूछना पड़ेगा ना। ठीक है, पूछते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात ऋषि जी ने कही कि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यही इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से तो उम्मीद लोग लगाए हुए हैं कि सत्ता के चुनौती देने के लिए एक मजबूत विपक्ष की पटकथा आप लिखने जा रहे हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला है? सत्ता से भी हमारे सवाल होंगे कि क्या आपके जो गठबंधन के साथी थे, 2 मजबूत साथी भाजपा के भी थे, महाराष्ट्र में शिवसेना और बिहार में जेडीयू, दोनों इनसे अलग हो गए। बाकी जो बच गए, क्या उनको सम्मानजनक तरीके से उनको जगह देंगे? ये सवाल उनसे भी मैं पूछूंगा जब ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आपके सामने सवाल है राष्ट्रीयता का और क्षेत्रीयता का। क्या क्षेत्रीय पार्टियां त्याग करेंगी सीट फॉर्मूला में, या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस त्याग करेगी? तो उम्मीद आपसे है, आपसे उम्मीद है। सर, 1 साल पहले हम लोग जो यहाँ सरकार बनाए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के 80 विधायक थे, जनता दलियों के 43 थे, 19 थे कांग्रेस के, लेफ्ट के थे, सब आखिर मिलकर त्याग कर भाजपा को सत्ता से भगाने के लिए, सत्ता को दूर करने के लिए और समाज में एकता बना रहे, उसके लिए सब साथ आए ना। सबको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सबको करना पड़ेगा, तभी चल के हम मजबूत एक अलायंस, एक मजबूत ऑल्टरनेटिव भाजपा का दे पाएंगे। हम सब तैयार हैं। इसलिए आप सवाल आप अगर हर रोज करिएगा तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा वक्त दीजिए। एक मीटिंग हुई, आगे भी मीटिंग होगी, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, सब कुछ आपको बहुत जल्द सामने दिखने लगेगा। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, सवाल ये है ना कि नीतीश कुमार हो, अब तो चिराग पासवान की तरफ से भी हो रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का इलेक्शन हो जाए, तो जल्दबाजी सभी को है। और ये बात कह करके इतना जरूर है कि अपने काडरों को एक पेस देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में और कितनी मीटिंग? हम तो जानना, ठीक है, बहुत बढ़िया INDIA बहुत सारे दल मिले, हम तो चाहते हैं कि आप लोग किसी रिजल्ट पे पहुंचे। विवेक जी हर रोज, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जनता दल ही हो, पार्टी ऑफिस जाइएगा, मीटिंग हो रही है, लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं। अभी अंबेडकर परिचर्चा हम लोग गांव-गांव करके आए हैं। अभी जनता दल यू का भी हर एक गांव में मीटिंग हो रहा है। हम तो इलेक्शन मोड में ही, कोई भी पार्टी, जो भी जमीन की पार्टी है, मजबूत पार्टी है, हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। कहां दिक्कत है उसमें? नहीं, ठीक है, वो तो आप तो कह रहे हैं कि हम अभी कुछ बताएंगे नहीं, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए हमें लग रहा है कि पता है हम लोगों को। नहीं, ठीक है, आप हमें और भी इंतजार कराएंगे। हमारे साथ योगेंद्र पासवान जी है, प्रवक्ता बीजेपी से। योगेंद्र पासवान जी, यही सवाल, चलिए, ऋषि मिश्रा ने कहा इसलिए नहीं, यह सवाल आपसे भी पूछा जाता डॉक्टर संजय की तरफ से, और यह सवाल भी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है कि हम INDIA से जितने मजबूती से पूछ रहे हैं, यह सवाल आपकी तरफ भी घूमता है। और क्या आपके अंदर भी बातचीत चल रही, क्योंकि आप तो अपने आकार को लेकर के ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारा आकार ज्यादा बड़ा है, तो आपकी परेशानी तो और भी है, और उसमें भी छोटे दलों की, जिसमें है कि हम सिर्फ मिलेंगे नहीं बल्कि हम मांगेंगे भी, हम लेंगे भी। तो ऐसी स्थिति में किस निष्कर्ष पर NDA पहुंच रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए, NDA के लोग जिस दिन बैठेंगे उस दिन सीट का मामला तय हो जाएगा। ये बैठ रहे हैं तब दिक्कत है, आप अभी बैठना नहीं शुरू किए, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि इन लोग जैसा, जैसे I.N.D. देखिए, इनके एथी में डॉट लगा हुआ है, तो जिसमें डॉट लग गया उनका मामला तो शॉर्ट होगा ही नहीं। ये लोग सोचते रह जाएंगे। आप जैसे देखिए कि बिहार में पहली बैठक हुई तो उस बैठक में हुआ कि संयोजक तय हो जाएगा। देखिए, संयोजक तय नहीं हुआ। फिर दूसरा हम कहे को परेशान रहेंगे। आप में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा मुंबई में, बंगलोर में बैठक हुआ, वहां भी संयोजक तय नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग तो बैठक कर रहे हैं, आपकी बैठक क्यों नहीं हो रही? को कितना सीट दीजिए बता दीजिए। बैठक कर रहे हैं, चिराग पासवान जी को कितना सीट दे दीजिएगा बता दीजिए। आज चाचा को कितना सीट दे दीजिए बता दीजिए। भतीजा को कितना दीजिएगा बता दीजिए। ऐसे क्या हुआ? सीट का कोई फार्मूला नहीं निकल पाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीच में क्या हो रहा है, आप दिल्ली और पंजाब में नहीं, आप इधर मत घुसिए ना।
डॉक्टर योगेंद्र पासवान, आप इधर मत घुसिए, आप हमें जरा ये बताइए, हम कहाँ घुस रहे हैं? आप अपना मेरा फॉर्मूला स्पष्ट- बताइएगा। मैं अपना फार्मूला बता हाँ, रहा हूं हाँ, कि चाचा एनडीए भतीजा के बता में दीजिए। सब चीज तय है। हाँ, एनडीए के लोग जिस दिन बैठेंगे, बहुत जल्द बैठने वाले हैं, हाँ, बैठेंगे और सीट का फार्मूला तय हो जाएगा। तो फिर आप हमारे इनमें क्या इनसे किसी तरह सवाल का क्यों कोई पूछ रहे दुविधा हैं? नहीं है। इनमें क्या दुविधा- दिक्कत लग रही है? इनमें तैयार तो होने दिक्कत है दीजिए कि इनको। आज ही आप ही चला रहे थे ना कि आज सीट शेयरिंग पे नहीं होगा। ठीक है, हम तो पूछेंगे। लेकिन नहीं सीट हमने तो इनसे नहीं, पूछा। सीट शेयरिंग, हाँ, हमने तो इनसे सबसे पूछा बड़ा कि भाई है आपकी खामोशी क्या है। खामोशी का मतलब ये थोड़ी है कि चुप है, बोल तो रहे ही हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि भाई इस मीटिंग में नहीं, अगली मीटिंग में होगा। तो हमने ये भी पूछा कि भाई एक तरफ कह रहे हैं आपके नेता कि भाई इतनी स्पीड में जल्दी कीजिए, हो सकता है पहले चुनाव हो जाए, साथ में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जल्दबाजी कीजिए और बताइए। इन्होंने कहा कि अभी खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अंदर खाने काम चल रहा है। लेकिन इनका जो सवाल है उसको हम क्यों जाने दें? आपसे तो पूछ रहे हैं ना सवाल, ऑन स्क्रीन पूछ रहे हैं। स्पीड नहीं, स्पीड तो इनका चलेगा ही नहीं। हाँ। सबसे बड़ा कि इन आप पर एक भविष्यवाणी कहावत बहुत है। करते हैं भाई आप लोग। नहीं सुनिए ना, हाँ। आप सुन लीजिए विवेक जी। जूट न कपास जुलाबों अरे में देखिए, लठम आप लठ- याद करके आइए, ये लिख के स्थिति मत चल लाइए। रही है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि इनका कहां तय हो रहा है। इनके यहाँ कोऑर्डिनेशन है कहां? है परेशान है। इनके यहाँ चाचा को कोऑर्डि- कितना दीजिएगा, भतीजा को कितना दीजिए, बता दीजिए। सबको मिल जाएगा। इनके मेरे दिक्कत यहाँ क्या कोई है? आप इनका- माले को कितना आप लोग दीजिएगा? कुछ माले सब हो 6 जाए। सीट मांग अरे रहे हम हैं। परेशान रहे, खुश कांग्रेस रहिए। 10 सीट मांग अगर रही है। हम परेशान है तो आप खुश रहिए, लेकिन हम अगर काहे आप को खुश हैं तो बताइए ना नहीं, कि आप क्यों हम खुश हैं। परेशान अब तो आप बताइए हैं। ना, ऐसे मत करिए, नहीं मत ऐसे करिए आप मत साहब। कीजिए। आप तय यहाँ कीजिए, क्लियर करिए। नहीं आप क्लियर करिए, चाचा को कितना, भतीजा को कितना। चाचा को भी सम्मानजनक मिलेगा, देखिए, भतीजा को भी क्योंकि है सम्मानजनक क्या, मिलेगा। इसमें विवेक जी प्रॉब्लम क्या है? भारतीय जनता NDA पार्टी नाम का कोई चीज है नहीं। एनडीए वहाँ पर ही सब मोदी जी का फोन आएगा। जब एनडीए कुछ नहीं है तो काहे को आप लोग डाउट में क्यों फंसे हुए हैं? तो है नहीं, मीटिंग सीटिंग कहीं कुछ डाउट है नहीं। का चलिए, कुछ खामोशी होना दोनों नहीं तरफ है। है। हालांकि इतना जरूर है कि INDIA आपके यहाँ जिसमें तो लालू बहुत जी का सारे लोग फोन है। हैं, कई परिवार की PM पार्टी के है ना, चेहरे भारतीय हैं, जनता तो एक पार्टी है। निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था। भारतीय जनता हम यहाँ पर पार्टी डिबेट को खत्म सामाजिक इसलिए करेंगे कि एक समस्या बड़ी विश्वास खबर करने आ रही है वाली है और JDU और MLC के बारे में परिवार खबर की है। पार्टी नहीं राधा है। चरण शाह को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। डिबेट हम इसलिए खत्म कर रहे हैं कि एक बड़ी खबर की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक JDU के लिए अच्छी खबर नहीं है। MLC राधा चरण शाह को ED ने गिरफ्तार कर लिया है और आरा स्थित फार्म हाउस से JDU MLC राधा चरण की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें सेठजी भी लोग कहते हैं और राधा चरण शाह को टीम अपने साथ पट्टा लेकर गई है। और आपको यह बताएं कि आज सुबह ही केंद्रीय एजेंसी ने उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की थी। सेठ जी का फार्म हाउस आरा के अनाइठ मठिया में है और यह भी जान लीजिए कि एक हफ्ते पहले ED ने MLC और उनके बड़े बेटे कन्हैया प्रसाद को समन भेजा था। टैक्स चोरी के आरोप में पहले भी टीम आरा आ चुकी है और JDU MLC राधा चरण सेठ पर आरोप यह है कि वे बिहार में बालू माफियाओं के साथ मिलकर बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जून महीने में भी सेठ जी के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा था और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ED ने राधा चरण शाह को गिरफ्तार किया है। आरोप गंभीर हैं कि भाई बालू माफियाओं से इनकी मिलीभगत है और कमाई मोटी हुई है। और ऐसी स्थिति में ये देखिए बैनर पोस्टर जो लगा है, इसमें एक बड़ा सा पोस्टर गेट के ऊपर ही लगा था जिसमें राधा चरण शाह उर्फ सेठ जी नजर आ रहे हैं और टैक्स चोरी का इनके ऊपर आरोप है। ED ने दबिश दी है और ये खबर आ रही है बड़ी कि JDU MLC राधा चरण शाह को गिरफ्तार कर लिया है। ED ने ये गिरफ्तारी की है और अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक आरा स्थित एक फार्म हाउस है, वहां से राधा चरण शाह की गिरफ्तारी हुई है। बहुत बड़ा फार्म हाउस है और फार्म हाउस समेत कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। और अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या खबर है? बहुत बुरी खबर हो सकती है JDU के लिए। JDU के लिए बुरी खबर है और राधा चरण शाह जो JDU के MLC हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ED ने उनके घर छापेमारी की थी। सुबह में यह छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी और देर शाम जो जानकारी मिली ED के सूत्रों से, उसके मुताबिक देर शाम जो पूछताछ उनसे की गई, क्योंकि छापेमारी के दौरान कई साक्ष्य और मिले, कई एविडेंस और ED के हाथ आए और उसी के बाबत जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी को लेकर के भारी संख्या में CRPF के जवान को बुलाया गया था। उनके जो
फार्म हाउस है, वहां पे सीआरपीएफ के जवान पहुंचे थे और उनके ही कड़ी सुरक्षा में गिरफ्तार करके जब ईडी के अधिकारी उन्हें पटना ला रहे थे तो उस दौरान राधा चरण शाह ने बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल चेकअप जो है वो कराया गया आर अस्पताल में और फिर उसके बाद उन्हें पटना लेकर के थोड़ी देर में ईडी के जो अधिकारी हैं, टीम में जो शामिल लोग हैं, वो उन्हें लेकर के पटना पहुंचेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर राधा चरण शाह जो है उन पर ये कार्रवाई क्यों हुई, तो इस बाबत हम बताए दर्शकों को कि राधा चरण शाह पे करोड़ों का जो है टैक्स चोरी का आरोप है और सबसे पहले ये जानकारी जो है वो इनकम टैक्स अधिकारियों ने गैदर किया था और उसके बाद जब उनके यहाँ छुपाई की गई तो कई साक्ष्य उनके विरुद्ध मिले थे, टैक्स चोरी से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो मिले थे और फिर ईडी ने इस मामले को टिकन किया, ईडी ने फ्रेश एफआईआर लॉन्च किया और उसके बाद ईडी ने पहले भी छुपाई की कार्रवाई की थी, कुछ दिनों पहले ही पूछताछ भी किया था ईडी ने पटना के जो ईडी कार्यालय है वहां पे, लेकिन वहां भी जो सवाल थे, जो फहरिस्त थी सवाल की, उसमें कई बिल्कुल निस्संदेह का बड़ी और अच्छी खबर तो नहीं है जेडीयू के लिए, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है और जो आरोप लगाए गए हैं उसके तहत ही ये दबिश दी गई और गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए, इस बड़ी खबर की जानकारी देने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।